नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया में नंबर वन है, और उस सेक्टर से भी नंबर वन है, और उसका कैटेगरी से भी नंबर वन है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी एक माइनिंग कंपनी है, एक माइनिंग मिनरल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी का नाम है कोल इंडिया। जो देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ कोयला का माइनिंग करते हैं, मतलब कोल का माइनिंग करते हैं। और आप सभी जानते हैं इंडिया में अभी भी 75% से भी ज़्यादा, तो आप देखेंगे तो 75% से भी ज़्यादा अभी भी कोयला का जो डिमांड है वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। तो कोयला का जो डिमांड है वो हमेशा है, क्योंकि जितने सारे थर्मल पावर्स है, इतने सारे मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज चलते हैं, बहुत सारे मशीनरीज चलते हैं, कोयले के माध्यम से ही चलते हैं। तो कोयला का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर भी आप कहेंगे सर, सोलर प्रोजेक्ट तो आ चुके हैं, विंड प्रोजेक्ट तो आ चुके हैं, हाइड्रो पावर तो आ चुके हैं, क्या फिर भी कोल इंडिया का डिमांड रहेगा? देखिए, आप इस तरीके से अगर बात सोच रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं। मैं विजय केडिया जी के एक इंटरव्यू देख रहा था, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने जब मतलब सिक्किम में गया था, तो वहाँ पे मतलब घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो होटल में था, तो उन्होंने वहाँ पे देखा था 20 साल, उनका 20 साल पहले, 20 साल पहले, उनके 20 साल, अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उससे 20 साल पहले, मतलब मान के चलिए 2000 से भी पहले, तो उन्होंने देखा कि होटल्स में सोलार प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो सोलार प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब घर में एनर्जी दिया जा रहा है, मतलब पावर सप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए 20 साल, उनका कहना है कि 20 साल तक अभी भी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज अभी भी उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि कल जाके ग्रोथ हो जाए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी जितने सारे हैं, क्लीन एनर्जी जितने सारे हैं, वो अभी भी जितने सारे आप देखेंगे तो कोल प्रोजेक्ट है, जितने सारे पावर प्रोजेक्ट है, जितने सारे कोल इंडस्ट्रीज के माध्यम से पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, वो उसको बीट करना अभी भी करीबन 30 साल से भी ज्यादा लगने वाले हैं। मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप विजय केडिया जी की इंटरव्यू देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको विजय केडिया जी का वो इंटरव्यू चाहिए, मुझे कमेंट करिएगा, वो लिंक आपको मैं दे दूंगा। तो देखिए, एक बड़े इंस्टीट्यूशन, एक बड़े इन्वेस्टर अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो सोचना उसकी बातों में तो दम होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग कहाँ से सीखते हैं? जो लोगों को 20, 30, 40 सालों का एक्सपीरियंस है, उनसे ही तो सीखते हैं ना। अब हमेशा भी मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के, वॉरेन बफेट जी के इंटरव्यू क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके एक बात से ही, एक दो बात से ही आपको पता चल जाता है कि वो किस दिशा की बात कर रहे हैं, वो किसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किस बेसिस से बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर आपको निवेश करना है, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो आपके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कोल इंडिया तो बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है, अभी भी करीबन 30, 40, 50 साल तो लगेगा ही कंपनी को टोटली क्लोज होने में। हाँ, धीरे धीरे इमोशन कम करने के लिए बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजीज यूज किया जाएगा, अभी भी यूज किया जा रहा है। तो चलो, मैं उस कंपनी के डिस्कस आपको करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कोल इंडिया। आप सभी जानते हैं कोल मतलब माइनिंग। तो कोल का जो माइनिंग किया जाता है, कोल का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। देखिए, टोटली गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट टोटली इसको हैंडल करते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। कितना हिस्सेदारी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी के पास टोटली 66% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। इतना, इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहता है, क्योंकि देखिए, चलो इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पास ही रहते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। चलो, अनाउंसमेंट मतलब कंपनी के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। वो टारगेट क्या सही है, वो टारगेट को क्या सही मानकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चलो उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कोल इंडिया का जो टारगेट है वो किसने दिया? तो आप देख सकते थे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो ये मेरे टारगेट नहीं है कि चलो मैं कल जाकर आपको टारगेट दे रही हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। किसने दिया, कहाँ पे दिया, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं बाई कोल इंडिया, टारगेट प्राइस 294 रुपीज। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करता रहता है, सर इस स्टॉक का कितना प्राइस जाएगा, इसका टारगेट क्या है, कितने सालों तक जाएगा? तो देखिए, वो टारगेट तो आपको एज ए इन्वेस्टर आपको वो टारगेट कभी ना कभी मिल ही जाएगा, अगर कंपनी सही चूज किए होंगे आप। और अगर उसका मैनेजमेंट ठीक ठीक है, उसका फंडामेंटल ठीक है, तो वो आपको टारगेट जो आप
चाह रहे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी ठीक-ठाक नहीं है तो आपको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा और आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो इंडिया की एक लीडिंग मतलब फंड मैनेजमेंट कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो इसको टारगेट दे रहा है कितना 294। तो सोचिए 294 का जो टारगेट दिया मैं चलो आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 294 कहाँ पे है? 294 दिखा दूँ तो करीबन-करीबन चलो मैं एक बार आपको मार्किंग कर देता हूँ। चलो यही यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग करके रखा हूँ ये जो लेवल है 294 के आसपास में एक अप्रोक्सीमेटली आपको लेवल दिखा रहा हूँ। देखिए 294 के आसपास ये जो लेवल है ये जो ट्रेंड है तो अभी क्या पे चल रहा है 200 देखा जाए तो 33 में चल रहा है। तो देखिए मैं पहले पिछले दिनों में भी एक कुछ दिनों पहले आपको मतलब वीडियो बना के दिया था। ये जो लेवल है ये यहाँ पे देखिए दो दो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए एक बिग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाए और वो भी 200 डेज ईएमए के ऊपर अगर क्लोजिंग हुआ तो इस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमने जो मतलब एक टारगेट रखे थे तो 266 का टारगेट था। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया 294 का। तो क्या 294 जाएगा? देखिए ऑब्वियसली टारगेट कोई अ, ऐसे वैसे नहीं रखा है। तो यहाँ पे देखिए बिग रेजिस्टेंस है, बिग रेजिस्टेंस तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को फॉलो अप करने के बाद यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो मेरे हिसाब से इस टारगेट जा भी सकते हैं। तो अगर आप एज ए ट्रेडर्स है, एज ए स्विंग ट्रेडर्स है, तो आप इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। आपके रिसर्च के हिसाब से फॉलो करिए क्योंकि किसी ने इसको टारगेट दिया, इसको सुनकर आप फॉलो मत करिएगा। क्योंकि कंपनी जो टारगेट दिया, मैं दो चीज़ सबसे पहले देख लेता हूँ, क्या वो टारगेट दिया, क्या उसका वो स्टॉप लॉस दिया है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कभी वो स्टॉप लॉस नहीं देता है। बाइंग प्राइस देता है और टारगेट देते हैं, मगर उसको स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता। तो आपका देखिए, आप तो बाई मान के चलिए, आप बाई कर लेते हैं, आप बाई कर लेंगे, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? वो तो आपको सोचना चाहिए ना। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब हिसाब से निवेश करिए। आपका रिस्क कितना आप लेना चाहते हैं, कितना आप रिस्क लेने का दम रखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए। एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक तो आपके लिए क्या राय होना चाहिए? देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। आप कहेंगे सर कंपनी में क्या कुछ खराबी है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी धमाका कंपनी है। तो फिर भी कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न दिया और वो भी बिग नेगेटिव रिटर्न। तो देखिए कंपनी 1 लाख करीबन-करीबन 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। अगर कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो रीज़नेबल दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो धमाका दिखेगा, धमाका। तो इतना शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होने के बाद भी कंपनी रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है? उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट का काम है सर्विसेज देना, प्रॉफिट के ऊपर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं रहते हैं। तो फिर भी कंपनी ने एनुअली शानदार प्रॉफिट किया 17,300 करोड़ के आसपास, डेब्ट तो ना के बराबर है। आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है करीबन 29,000 करोड़ के आसपास है। मतलब हाथ में कैश भी जबरदस्त है। मार्केट कैप टू सेल्स भी एकदम ठीक ठाक है। 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 20 पैसे उसको देना पड़ रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है। हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो फिर भी आप कंपनी का रिटर्न रेशियो देखेंगे तो कंपनी आपको लॉस दे रहा है। एक साल में कंपनी आपको शानदार प्रॉफिट दिया, मगर बाकी साल में कंपनी आपको लॉस दिया। छोटा मोटा करेक्शन है, फिर भी इसको मैं लॉस ही कहूंगा। तो क्योंकि कंपनी ने देखिए लगातार प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी आपको लॉस दिया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देते हैं जिसलिए इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं? जैसे देखिए आप एफएस के बारे में बात करूं तो 8.5% होल्डिंग एफएस के पास था। अभी कितना 6.5% होल्डिंग है। पब्लिक के पास सॉरी डीएस के पास कितना था? 19% था, अभी 22% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर डीएस के पास इतना होल्डिंग है तो मैं क्यों ना निवेश करूं? देखिए पब्लिक के पास 2% था, अभी पब्लिक के पास कितना 4%, 4.5%। आप चाहते हैं इस कंपनी को निवेश करने से पहले इस चीज को देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी के पास है। 11% होल्डिंग तो एलआईसी ने ही उठा के रखा। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ही निवेश कर रहा है। तो गवर्नमेंट एलआईसी कौन सा? एलआईसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएससी कंपनी है। वो खुद बता रहा है कि जाओ आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करो, इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, इसका ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना। आपको कोल इंडिया जैसे कंपनी अच्छा लगता है
तो आपके रिसर्च के हिसाब से निवेश करना। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं माइनिंग इंडस्ट्रीज में तो निवेश करके रखा हूँ, मगर कोल इंडिया के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, जो कंपनी मुझे इतने दिनों में रिटर्न ही नहीं दे रहा है, इतना खास आपको परफॉर्मेंस देखने के बाद ही, क्या क्या फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस अगर खराब हो जाए तो क्या वो रिटर्न अच्छा दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छे टाइम में भी वो रिटर्न नहीं दे पाए, तो बुरे टाइम में वो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं इस कंपनी से दूरी रहता हूँ। तो फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड साल भर में 2 3 4 बार डिविडेंड देते रहते हैं। बाईबैक भी कंपनी लेके आते हैं। तो उसके बेसिस से आपको लगता है कि कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप इसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।